दोस्तों, स्वागत है आपका अंजारा आईएएस जोन में। आज हम डिस्कशन करेंगे है ना बीपीएससी है ना प्रीलिम्स 2019 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये देखते हैं विस्तार से है ना। इससे पहले 2013 से लेकर है ना 18 तक हो चुका है, 2019 तक। ये कहाँ तक करना है? 2025 तक करना है ना। आइए देखते हैं आज 2019 का। और ये क्या है, जो पुस्तिका है, बुकलेट कौन सा है? ये है, ये ध्यान देना है। आइए देखते हैं क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिस्ट्री का है, मिडाइवल हिस्ट्री से। मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच में क्या अंतर है? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों में के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे। उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं थी। ये गलत स्टेटमेंट है, सही पूछा है। जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। ये भी गलत है, तो क्या आंसर हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड देखते क्या पूछा है। स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? पूछा है। आंसर क्या हो जाएगा? भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए थर्ड देखते हैं क्या पूछा है। वैश्विक प्रतियोगिता रिपोर्ट ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है ना। मैंने बार बार बोला है कि इकोनॉमिक्स से है ना हर बार रिपोर्ट पूछे गए हैं, चाहे वो इनोवेशन इंडेक्स हो या वर्ल्ड बैंक जो भी रिपोर्ट प्रकाशित करती हो, या आईएमएफ। ये कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है इसको, है ना। तो आपको रिपोर्ट तैयार करके जाना है। इसको भी 2026 का पेपर देना है इस बार। आइए फोर्थ नंबर पे देखते हैं क्या पूछा है। चार्टर एक्ट 1813 है ना के संबंध के कथाओं में विचार करना है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य का मतलब होता है मोनोपोली, चाय का व्यापार तथा चीन के व्यापार के साथ को छोड़कर समाप्त कर दिया था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना। ये जब हम लक्ष्मीकांत को पढ़ते हैं तो फर्स्ट में चार्टर एक्ट में ये लिखा हुआ है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को है ना सुदृढ़ किया, मजबूत किया था। ये भी सही स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। बिल्कुल अभी नहीं आएगा, है ना। 1 and 2 इज द राइट आंसर, सही पूछा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पांचवा नंबर पे क्या है? स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है? पूछा है। इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। बिल्कुल सही, है ना। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव मतलब एलिमेंट तत्व के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी, है ना। नेशनल एजुकेशन काउंसिल की भी स्थापना हुई थी। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर पे देखते क्या पूछा गया। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग नायक पूछा, लीडर कौन है? तो महात्मा गांधी। बिल्कुल सही है ना। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो सेकंड भी सही होगा। थर्ड क्या पूछा? आत्मसम्मान आंदोलन, तो किसके बारे में? ईवी रामास्वामी नायकर के बारे में। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा है? सही सम्मिलित कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट पे देखते हैं क्या पूछा है सातवां नंबर पे, है ना। सातवां नंबर की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा स्थल नहीं है ना। क्या पूछा है? तो आप देखिए चनहुदरो, कोटदजी और देसलपुर ये सब है, तो कौन सा नहीं है? सोहगोरा, है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन का, है ना, ये स्थल नहीं है। तो क्या है? यही ध्यान देना, नहीं पूछा है। तो क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। आइए एट्थ पे देखते हैं क्या पूछा है। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प यानी रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूपी चित्र के साथ रानियों अशोक, राजा अशोक उल्लेखित है? तो ये कौन सा अभिलेख में पूछा है? तो हो जाएगा कौन सा? कंगनहल्ली अभिलेख में, है ना। ये इज द राइट आंसर। आइए नाइन्थ में देखते हैं क्या पूछा है। विचार करना, कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है ना। महायान पंथ के बारे में पूछा। बुद्ध में देवतारोपण होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट है। बौद्धिस्टों के पद पर चलना, बिल्कुल इसका सही है। मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, तो महायान वाले लोग करते हैं ना।
ये हीनयान संप्रदाय है, एक कौन सा है, महायान, है ना। क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए 10 नंबर पे देखते हैं क्या पूछा है। गुप्त काल के दौरान भारत में बालाश्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। ये इस क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा है। 11 नंबर पे, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट अभिलक्षण था, है ना। जब इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर हम पढ़ते हैं तो इसके बारे में, तो कौन सा है, विजयनगर साम्राज्य। हर बार विजयनगर साम्राज्य से, चाहे वो जो भी हो, विजयनगर साम्राज्य से हर बार पूछे गए हैं। इंडियन विजयनगर साम्राज्य का, चाहे वो टेम्पल आर्किटेक्चर हो, है ना, वहां से सवाल बार बार आए। और विजयनगर साम्राज्य में उसमें जो क्या कहते हैं, 9 रत्न उसमें भी रहते, तो उसमें भी दिया गया। आइए 12 बार हम पूछते हैं। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली प्रभारी को आमिल कहा जाता था। आमिल बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें सही, इज द राइट आंसर। आइए 13 नंबर पे क्या पूछा है देखते हैं। कौन सा कथन सही है पूछा है। संत निम्बारकर अकबर के समकालीन थे, तो बिल्कुल इस समकालीन नहीं थे अकबर के। संत कबीर शेख अहमद सिरहिंदी के अत्यधिक प्रभावित थे, तो बिल्कुल नहीं, टाइमलाइन का फर्क है ना, तो क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए 14 नंबर पे देखते हैं क्या पूछा है। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में इनकी कथाओं पर विचार कीजिए, है ना। महात्मा गांधी गिरमिटिया इंडेंजर्ड लेबर, है ना, प्रणाली को उन्मूलन में सहायक थी, बिल्कुल सही था, गिरमिटिया मजदूर से, है ना, गांधी जी अफ्रीका भी गए थे। उसके बाद क्या, लॉर्ड चैम्सफोर्ड और वार कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भारत से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। किया था तब ना गया था। आई थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या है। भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो क्या है, 1/3 सी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए 15 नंबर पे देखते हैं क्या पूछा गया है। 15 नंबर पे पूछा क्या है, एक तरफ व्यक्ति है, उसके बाद कौन कौन से पद ये धारित करते थे, है ना। सर तेज बहादुर सप्रू अध्यक्ष अखिल भारतीय उदार संघ का, लिबरल ऑर्गन, है ना, फेडरेशन का, तो बिल्कुल सही है। केसी न्योगी सदस्य संविधान सभा का, बिल्कुल सही है। पीसी जोशी महासचिव भारतीय साम्यवादी दल का, कम्युनिस्ट का, तो क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आइए 16 नंबर पे देखते हैं क्या पूछा। 16 नंबर पे क्या पूछा है, मियां तानसेन के संदर्भ में से कौन सा कथन सही नहीं है, यही ध्यान देना है, सही नहीं पूछा है ना। सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी, बिल्कुल नहीं, तो यही आंसर राइट हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या पूछता है, तानसेन ने हिंदी देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की रचना की, बिल्कुल किया है ना। तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की, बिल्कुल की है। तानसेन अनेक रागों के मौलिक रचना थी, है ना, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर पे देखते हैं क्या पूछा है। इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपि से हटाकर चित्राधार एल्बम और व्यक्तित्व चित्र रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया, है ना, इंडिविजुअल रूप चित्रों पर क्या है, अधिक जोर दिया। 17 नंबर पे अगर देखें तो चित्र की जहां तक बात है किसके बारे में, तो जहांगीर इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए 18 नंबर पे देखते क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है ना, 18 नंबर पे, तो कौन सा, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, है ना। आपको बताना है कि फूलों का घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। आइए 29 नंबर पे देखें। अटल नवप्रवर्तन यानी नवप्रवर्तन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया, मिनिस्ट्री पूछा, कौन मिनिस्ट्री के किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है, ये कौन सा है, नीति आयोग के द्वारा जारी है। फिर क्या पूछा, 20 जून की तारीख को सूर्य क्या होता है, बताना है, तो उत्तरी ध्रुव वृत्त पर, है ना, क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट हो जाएगा। 21 पे देखते हैं क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप समूह नवीन विश्व न्यू वर्ल्ड में कृषि योग्य बनाया गया था तथा इसका प्राचीन विश्व में प्रचलन शुरू किया गया। तंबाकू, कोको और रबड़ के बारे में बात हो रही है। 22 पे देखते हैं क्या पूछा है ना।
एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। बिल्कुल, एशियाई शेर सिर्फ भारत में, वो भी कहाँ पर भारत में पाया जाता है? भारत के इस वाले क्षेत्र में पाया जाता है, ये गिर राजस्थान वाला एरिया में, है ना, यहाँ पे पाया जाता है। 2 कुबर वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में, बिल्कुल नहीं। 1 सींग वाला गेंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में, तो ये भी गलत है ना। आंसर क्या हो जाएगा? इज द राइट आंसर, सही पूछा है। I23 पे देखते हैं, प्रसिद्ध स्थान और नदी पूछा है। पंढरपुर चंद्रभागा के पास है क्या? बिल्कुल। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के पास है, बिल्कुल सही है। आपको पूछा हम्पी, है ना, हम्पी कहाँ पे है ना, कर्नाटक। हम्पी है ना, पूछा है विजयनगर साम्राज्य के बारे में, मालप्रभा नदी के पास, बिल्कुल नहीं। 1 and 2 इज द राइट आंसर, सही पूछा है। आइए 24 पे देखते हैं क्या पूछा गया है ना। 24 नंबर पे क्या पूछा गया है, आइए देखते हैं। किसी दिए गए वर्ष में भारत के कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखा अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर है, क्योंकि, है ना, कीमत स्तर अलग अलग राज्यों में क्या होती है? अलग होती है, बिल्कुल, है ना। प्राइस लेवल जो है अलग अलग स्टेट में क्या होती है? अलग अलग होती है, तो 20 द राइट आंसर हो जाएगा। A25 पे देखते हैं क्या पूछा है। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पक्षाघ, मेघ, विरल तकनीक और समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय अंतक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं? तो कौन होगा? भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए, है ना, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम करने के लिए। 26 पे क्या पूछा है। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया गया है? 26 पे पूछा गया है ना, तो क्या हो जाएगा ये? अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी, है ना। 27 पे देखते क्या पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त्य मलाई, है ना, जीव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व में आते हैं? तो क्या होगा? नैयार, पेपारा, शरदोन, वन्य प्राणी अभयारण्य, है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। 28 पे देखते हैं क्या पूछा है ना। समुद्री कछुओं की कुछ जातियां शाक भक्षी होती है, बिल्कुल सही है। मछलियों की कुछ जातियां शाक भक्षी होती है, बिल्कुल, कुछ पूछा है तो सही है। समुद्री स्तनपायी कुछ जातियां शाक भक्षी होती है, देखिए सब में कुछ का इस्तेमाल किया गया है। सांपों की कुछ जातियां सजीव पर्जक होती है, बिल्कुल, क्या होगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको देखना है शब्द का कैसा चयन हो रहा है। 29 पे देखते हैं, वन्य प्राणी पूछा गया है और दूसरी तरफ क्या है? प्राकृतिक रूप से कहाँ पाए जाते हैं? नीले मीन पक्ष वाली महाशीर, है ना, कितने नंबर का है? 29 पे, है ना, तो बिल्कुल ये सही है कि कावेरी नदी के पास पाए जाते हैं। इरावदी डॉल्फिन चंबल नदी में नहीं, चंबल नदी आपको बताना किसके लिए फेमस है? तो ये क्या बोलते हैं इसको, मगरमच्छ या घड़ियाल के लिए से कुछ फेमस है ना, चंबल नदी, है ना, मध्य प्रदेश में है ये। मोर चाव, है ना, रस्टी चित्तीदारी बिल्ली पूर्वी घाट में है, तो बिल्कुल सही है। 1/3 इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। आइए 13 नंबर पे देखते हैं, पर्यावरण में निर्मुक्त यानी फ्री हो जाने वाली सूक्ष्म कणिकाओं माइक्रोबीट्स के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है? 13 नंबर पे पूछा गया। ये क्या है? ये समुद्री पारितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती है ना, 13 का ए राइट हो जाए। 31 पे देखते हैं क्या पूछा है। हाल ही में हमारे देश में हिमालय बिच्छू बूटी के महत्व के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता क्योंकि यह पाया गया है, कहाँ पे बताना है आपको। तो ये वस्त्रतु का संधारीय स्रोत है, सस्टेनेबल क्या है? सोर्सेस है, ये डी इसका राइट है। 32 पे देखते हैं क्या पूछा गया। निम्नलिखित में से किसका किन या किन का मापन आकलन करने के लिए उपग्रह सैटेलाइट चित्रों सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? किसी विशेष स्थान की वनस्पति में पर्णहरित का अंश, बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? किसी विशेष स्थान के धान के खेतों में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, है ना, ये ग्रीन हाउस गैस धान का जो खेत है मीथेन के बारे में, ये एक बार और भी आया हुआ यूपीएससी पीवाईक्यू में, अगर देखिएगा तब 2023 में शायद ऐसे पूछा गया है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि किसी विशेष स्थान पर भूपृष्ठ का तापमान, है ना, वहां का सरफेस का टेम्परेचर क्या है? तो तीनों डिसाइड करता है, डी इज द राइट आंसर, क्योंकि सही पूछा है। 33 पे देखते हैं क्या पूछा गया। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, उपयुक्त राज्यों के संदर्भ में राज्य के कुल क्षेत्रफल की तुलना में वन आच्छादन की प्रतिशतता के आधार पर, है ना, परसेंटेज के आधार पर कौन सा सही आरोही क्रम उसका बताना है। तो पहला क्या हो जाएगा?
अब देखिए महाराष्ट्र हो जाएगा, 3 फर्स्ट कहाँ पे है, बिल्कुल सी में भी है, अभी देखते हैं फिर दूसरा कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश है ना। उसके बाद फोर्थ होगा, फोर्थ कौन सा है, उड़ीसा। 1 में कौन है, छत्तीसगढ़। सी इज द राइट आंसर। 34 में क्या पूछा गया है कि मीथेन हाइड्रेट और के निक्षेपों में है ना, निक्षेपों के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि भूमंडलीय तापन के कारण है ना, ग्लोबल वार्मिंग के कारण इन निक्षेपों में से मीथेन गैस की निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है ना। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्र अधस्थल के नीचे पाए जाते हैं। बिल्कुल क्या कहता है कि ओशन वाटर के है ना नीचे अंडर वाटर में पाए जाते हैं। और पूछ रहा है कि उत्तरी ध्रुवीय के टुंड्रा, ये वाला टुंड्रा होता है, ये वाला यहाँ पे बात कर रही है ना। वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। बिल्कुल सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कितने नंबर है ये, 34। तो डी इज द राइट आंसर है ना। 35 पे देखते हैं क्या पूछा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फसल जो मात्रा है ना, बायो क्वांटिटी के बारे में पूछा है कि अवशेषों के दहन के कारण, कंबंशन के कारण वायुमंडल में उपयुक्त कौन सी गैसें निर्मुक्त होती है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या होती है, चारों होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 36 पे क्या पूछा है, एड्रियाटिक सागर एक तरफ सागर है, उससे पूछा है सागर से लगा हुआ देश पूछा है, तो अभी आपको बताना है। एड्रियाटिक सागर अल्बानिया में है, तो बिल्कुल इससे मिलता जुलता है ना, वर्ल्ड मैप से सवाल पूछा गया है। काला सागर क्रोएशिया से दिया है ना, क्योंकि सही पूछा है ना। कैस्पियन सागर कजाकिस्तान से बिल्कुल लगता है बॉर्डर। भूमध्य सागर मोरक्को से लगता है ना, अफ्रीका का है ना जी। और नॉर्थ वाला पार्ट की बात करें, और लाल सागर सीरिया से बिल्कुल नहीं। 5 कौन सा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ यहाँ पे एलिमिनेशन हो गया। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 4th। 5 पर एलिमिनेशन हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 36 का, 1, 2, 3 और 1, 3, 4 हो जाएगा है ना। 1, 3, 2 नहीं होगा, 3, 4 बी का राइट आंसर हो जाएगा। आइए 37 पे देखिए क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश पिछले 5 वर्षों के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है। पिछले 5 दशकों में पूछा है, पिछले 5 वर्षों में पूछा है। 37 का नंबर तो कौन सा होगा, भारत के बारे में पूछ रहा है। 38 पे पूछते क्या है, एक तरफ ग्लेशियर्स है, दूसरी तरफ क्या है, नदी है ना। बंदरपूछ क्या यमुना नदी के पास है, बिल्कुल राइट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बारह शिगारी क्या चेनाब नदी के पास है, तो बिल्कुल ये भी सही है। मिलाम मंदाकिनी नदी के पास, बिल्कुल नहीं है। सियाचिन नुब्रा घाटी के पास, नुब्रा घाटी है वहां पे, सियाचिन ग्लेशियर की बात कर रहा है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद जम्मू ग्लेशियर पूछा है, उसके सामने दिया है मानस। आपको बात बताया कि मानस कहाँ पे है, ये मानस असम की तरफ है, ये गलत हो गया है ना। हालांकि ग्लेशियर सही है, लेकिन नदी इसका गलत है। तो क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4। 1, 2, 4 कौन सा है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 39 पे देखते हैं क्या पूछा गया। भारत में कार्बोफ्यूरन, मेथिल, पैराथियोन, फोरेट और ट्राइजोफास के इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता है। ये रसायन किस रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं ना। 39 के किस में इस्तेमाल किया जाता है, ये कृषि में कीटनाशी के लिए है ना, कीटनाशी के लिए दिया गया है, कीड़ों को मारने के लिए दिया गया है। आइए 14 नंबर पे देखते हैं क्या पूछा गया। कौन सा कथन सही है ना, कुछ विचार करने के लिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है क्या, रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी आर्द्र भूमियों को बचाना और संरक्षित रखना भारत सरकार के लिए क्या है, अधिदेशात्मक है, तो बिल्कुल नहीं। सभी पूछ दिया तो एक्सट्रीम शब्द है, इसको एलिमिनेट कीजिए। अगर एक को एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ भी एलिमिनेट हो गया, आपका डी भी एलिमिनेट हो गया, बचा है 2 और 3, बी एंड सी। अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट में, आर्द्र भूमि संरक्षण है ना, नियम 2010 भारत सरकार ने रामसर सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर बनाए थे, बिल्कुल नहीं। ये कब हुआ था, ईरान में 1972 में, तो क्या हो जाएगा, गलत हो गया। बचा आंसर क्या, थर्ड स्टेटमेंट इज द राइट। आइए पढ़ते हैं, लेकिन देखते हैं क्या इसका एनालिसिस है। आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 में आर्द्र भूमियों के अपवाह तंत्र है ना, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पूछा है। जलग्रहण क्षेत्रों को भी सम्मिलित करते हैं, जैसा कि प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। जलग्रहण क्षेत्र मतलब कैचमेंट एरिया है ना। थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा।
आइए नेक्स्ट देखते हैं। 41 पे क्या पूछा गया है ना, 41 पे क्या पूछा गया देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती है ना, छोड़ मतलब फ्री करती है, बिल्कुल सही है। मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं, बिल्कुल करते हैं, है ना। कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन युक्त निर्मुक्त करते हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, तीनों कथन सही है। ये 42 में दिखता है। अलियार, ईसापुर और क्या पूछा उसके बाद, कमसावती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है। 42 मतलब स्थान का नाम दे दिया, आपको पूछा है किस चीज के लिए फेमस है ना, तो आपका पता नहीं, जल भंडार के लिए फेमस है ना। ये एनसीईआरटी से सवाल डायरेक्ट पूछा गया है ना, बुक से उठा के दे दिया गया। आइए 43 पे देखते हैं क्या पूछा गया। सार्वजनिक परिवहन में बसों के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन संवर्धित सीएनजी है ना का इस्तेमाल करने के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि HCNG का इस्तेमाल मुख्य अगर स्टेटमेंट है, मोनोऑक्साइड पूछा है, उत्सर्जन का विलोपन करता है, विलोपन तो थोड़ी करता है, इसमें होता ही है, तो क्या हो जाएगा, उस पर भी क्या मुख्य दिया है, तो ये एलिमिनेट हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट एलिमिनेट के साथ आप देखिए, डी एलिमिनेट हो गया, ए एलिमिनेट हो गया, सही पूछा है, तो बचा है, आप देखते हैं इसके बाद बहुत सारा स्टेटमेंट है, उसके बाद 2 और बी एंड सी बचा है। अब पढ़ते हैं सेकंड स्टेटमेंट, देखते हैं क्या है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि ईंधन के रूप में HCNG कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन को कम करती है। देखिए इसका सेम है ना, इनवर्स रिलेशन में दे दिया गया है, तो इसको पढ़ने से ही सेकंड एलिमिनेट हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट ने क्या दिया है कि बसों के लिए ईंधन के रूप में CNG के साथ हाइड्रोजन के आयतन के आधार पर 5वें हिस्से तक मिलाया जाता है ना, तो थर्ड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सिक्स्थ क्या, CNG की अपेक्षा HCNG ईंधन को कम खर्चीली बनाती है, तो ये गलत है, क्या हो जाएगा, 2 और 3, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 44 में क्या पूछा है। 44 में पूछा है क्या, मेगा आच्छादित रात में ओस की बूंद क्यों नहीं बनती है, जो ओस की बूंद है क्यों नहीं बनती है, इसका कारण क्या है कि पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस में परावर्तित कर देते हैं, इसीलिए नहीं बनती है, नहीं बनती है, ये स्टेटमेंट ध्यान देना है, पूछा है। 45 में क्या है देखते हैं, है ना, पॉलिटी से सवाल है। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्वलोकन के परे कर दिया है, तो ये गलत है। अगर इसमें प्रेसिडेंट का नाम देता तो सही हो सकता था, यहाँ के प्रधानमंत्री को दे दिया है ना। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि भारत के संविधान के 99वें संविधान संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया है, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है। बिल्कुल, जो NJC को लाया गया था जब है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को, तो इसके थ्रू क्या कर दिया गया है, इसको खत्म कर दिया गया, अबोलिश कर दिया गया है। क्यों, क्या इसमें एविडेंस दिया गया था कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसी वजह से इसको बरकरार रखा है। क्या हो जाएगा, 2, इसका आंसर सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। आइए 46 को देखते हैं क्या पूछेगा। 46 में क्या पूछा गया है, कौन सा कथन सही है पूछा है, विचार करना। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या दिया है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल अस्वीकार वाला स्टेटमेंट दिया है, नहीं किया जा सकता। इसमें तो बहुत स्टेटमेंट है ना। किसी भी सुप्रीम कोर्ट के अगर क्या कहते हैं जज के थ्रू अगर लाना है तो लोकसभा से कितने के पास साइन होना चाहिए, कम से कम 100 है ना, सदस्य के पास, पार्लियामेंट्री मेंबर के पास, और राज्यसभा में कम से कम 50 है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या पूछा है, भारत का संविधान यह परिभाषित करता है कि ब्यौरा देता है ना कि क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं। तो भारत का संविधान में ऐसी कोई, मूल संविधान के बारे में पूछा जब संविधान, तो ऐसी कोई चर्चा है ही नहीं। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरा न्यायाधीश अधिनियम 1968 में दिए गए हैं, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट दिया गया है।
यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित हो। तो 4 भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 3 and 4 सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 47 पे देखिए क्या है। इतना बड़ा क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है दोस्तों कि टाइम कंज्यूम के लिए, हालांकि होता है बहुत आसान, है ना। 47 पे देखते हैं क्या पूछा है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में नवी अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। अगर 9th शेड्यूल की बात करें हैं, उसमें ही आया था राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में, जिसको 300A में कर दिया, लीगल ए में। तो कौन सा हो जाएगा उस समय कौन था प्रधानमंत्री? ये 1952 का समय है, 51 का। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, है ना, फर्स्ट प्रधानमंत्री। आइए 48 पे देखते हैं क्या पूछा गया। कौन सा कथन सही है? भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। बिल्कुल किया गया था। तो यही स्टेटमेंट ही सही है। सेकंड स्टेटमेंट लेकिन पढ़ते हैं, देखते क्या है। वर्तमान में कोयला खंडों का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। भारत हाल के समय तक घरेलू आपूर्ति में जो डोमेस्टिक सप्लाई की कमी को पूरा करने के लिए कोयला आयात करता है, इम्पोर्ट करता था, किंतु अब भारत कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर है। बिल्कुल भारत के पास आत्मनिर्भर ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब जिस लेवल का कोयला होना चाहिए विटामिन्स, उतने प्रकार के कोयले भारत में नहीं मिलते हैं ना। हालांकि पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन जिस तरह का होना चाहिए उस तरह का नहीं है यूज करने के लिए, है ना, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, कुछ करने के लिए, है ना। तो आपको बताना है कि कोयला, है ना, भारत के किस राज्य में, है ना, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये 49 पे देखते हैं क्या पूछा। संसद निर्हता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों का लाभ पद के आधार पर नेता से छूट देता है। बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है? उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था। बिल्कुल सही है। थर्ड क्या है? शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया था। बिल्कुल, संविधान में ऐसी कोई बात भी परिभाषित नहीं किया गया है। 1 and 2 इज द राइट आंसर। आइए 50 नंबर पे देखते हैं क्या पूछा है। भारत के संविधान के किस अनुसूची के अधीन, है ना, जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण पर अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है ना। 15 नंबर पूछा है। तो कौन सी हो जाएगी इसके आंसर, कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? तो 5वीं अनुसूची के बारे में बोला है ना। देखिए आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो। 12th शेड्यूल में क्या है ना, म्युनिसिपैलिटीज है ना, नगर पालिका के बारे में चर्चा है ना, उसकी शक्ति और प्राधिकरण से संबंधित है। 9th शेड्यूल में क्या है ना, आप तो जानते ही हैं। और तीसरी अनुसूची में आपको बताना है क्या है। थर्ड अनुसूची में क्या है, शपथ और प्रतिज्ञान है, इसको ऐसे भी एलिमिनेट कीजिए, है ना। तो 5th शेड्यूल ही है जिसको अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रों के बारे में नियंत्रण की बात करता है ना। और 9th शेड्यूल जो दिया गया उसमें क्या है, कुछ अधिनियमों और विनियमों का क्या है, विधिमान्यकरण किया गया 9th शेड्यूल को। अब उसको भी जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत लाया गया है ना। कब के कानून के बारे में? 24 अप्रैल 1973 के बाद के बाद कानून को 9th शेड्यूल में इसका रिव्यू होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 द राइट आंसर। 51 पे देखते हैं क्या पूछा गया। भारत में विशिष्टता असुरक्षित जनजातीय समूह, है ना, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में बात चल रही है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या पूछा है? पीबीटीजीएस देश के 18 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो स्टेटमेंट सही है। स्थिर या कम होती जनसंख्या पीबीटीजीएस स्थिति के निर्धारण के मानदंडों में से एक है। बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? देश में अब तक 95 पीबीटीजीएस आधिकारिक रूप से अधिसूचित है। नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई भी बात नहीं है। पीबीटीजीएस की सूची में ई रुलार और कोडो रेड्डी जनजाति शामिल की गई है। तो 4 क्या है? सही है। 1 2 4 सी इज द राइट आंसर, क्योंकि सही पूछा है। नेक्स्ट देखते हैं 52 में क्या पूछा गया। भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्वृष्टि प्रतिषेध, है ना। उसके बाद क्या पूछा है? अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 143 है ना, अनुच्छेद 142 के अधीन, आर्टिकल 142 के अधीन संविधिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। इनमें से कौन सा इसका अर्थ है? तो इसका आंसर क्या है? 20 द राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा
इन विधियों से बाध्य नहीं होता है। तो बिल्कुल यही बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आर्टिकल 42 से 142 से एक बार और सवाल पूछा गया है। तो आर्टिकल 142 ही एक ऐसा आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट को है ना एब्सोल्यूट राइट देता है, बिल्कुल कुछ भी निर्णय ले सकता है। अभी अभी राइट टू अभी जो दिल्ली में जो पॉल्यूशन है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है उसमें इंटरवेंशन कर रहा है। क्यों इसलिए कर रहा है कि आर्टिकल 142 का ही ज्यादातर प्रयोग करते हैं। हालांकि क्यों जो राइट टू क्या बोलते हैं लाइफ का जो अधिकार है उसमें क्या है राइट टू क्लीन का भी अधिकार है, फंडामेंटल राइट है लोगों का। तो डायरेक्ट उसमें क्या है सुप्रीम कोर्ट क्या है, भारत का सुप्रीम कोर्ट क्या है, फंडामेंटल राइट का कस्टोडियन है ना। तो डायरेक्ट इंटरवेंशन करता है उसमें है ना। हालांकि काम बनाना ये जो कोई भी कार्यपालिका पॉलिसी को लागू करना या उसको बनाना इम्प्लीमेंटेशन करना किसका काम है, एग्जीक्यूटिव का काम है। लेकिन फंडामेंटल के कस्टोडियन के वजह से उसमें इंटरवेंशन करता है ना। आर्टिकल 142 क्या है, एब्सोल्यूट राइट है। आई 53 पे देखते हैं क्या बात पूछ रहा है। भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ के कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है पूछा है। एक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सही है। सेकंड है क्या है, जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। तो क्या हो जाएगा, सी द राइट आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट देखते हैं 54 पे देखते हैं क्या पूछा गया है। ये कितना इसमें टाइम कंज्यूम करने के लिए देता है इतना बराबर है ना। देखिए भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन और अगेंस्ट करप्शन का भूमि समुद्र और वायुमार्ग से प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध एक प्रोटोकॉल होता है। ऐसा कुछ भी प्रोटोकॉल नहीं होता। उसके बाद फिर क्या पूछ रहा है, बाध्यकारी सार्वभौम भ्रष्टाचार निरोधी लिखित है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट राइट है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट अभी इसका राइट है और फोर्थ भी राइट है ना। तो क्या आंसर हो जाए 3 2 3 4 इज द राइट आंसर। 55 में देखते हैं क्या पूछा गया। 55 नंबर पे क्या पूछा है, भारतीय वन अधिनियम है ना, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में हाल ही में हुए संशोधन के अनुसार वन निवासियों को वन क्षेत्रों में उगने वाले बांस को काट गिराने का अधिकार दिया है। तो अगर 1972 की बात करता है ना वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट के बारे में तो चलता है। ये 1927 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या पूछा है, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के बारे में बात कर रहा है। एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 के अनुसार बांस एक गौण वन उपज है। बिल्कुल है। थर्ड स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 वन निवासियों को गौण उपज वन उपज के स्वामित्व की अनुमति देता है। तो ये भी स्टेटमेंट देता है ना। एसटी के बारे में पूछा है तो क्या हो जाएगा 2 और 3 कहाँ पे है, बी इज द राइट आंसर, सही पूछा था। 56 पे देखते हैं क्या पूछा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। ये दुनिया का सबसे आसान सवाल पूछा गया था है ना। इसमें भी कुछ लोग आर्टिकल है ना 19 मार के आए हैं है ना। तो गलत, आर्टिकल 19 नहीं होगा, क्या हो जाएगा आर्टिकल 21 होगा है ना। राइट टू लाइफ में आ जाएगा है ना। आइए देखते हैं 57 पे देखते हैं क्या पूछा गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है। पादप किसमें भारत में पेटेंट कराए जाने के लिए पात्र नहीं है। बिल्कुल, तो इसका आंसर यही होगा 3, क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। आइए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या देखते हैं, भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार किसी बीज को बनाने की जो प्रक्रिया भारत में पेटेंट कराया जा सकता है। बिल्कुल नहीं। भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है। है बिल्कुल है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का बोर्ड है भारत में, या नहीं है पूछा है तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए 58 पे देखते हैं क्या पूछा है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है ना, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भारत सरकार को सशक्त करता है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट ने क्या दिया है, वह पर्यावरणीय संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता की आवश्यकता का और उसे हासिल करने की प्रक्रिया और रीति का विवरण करता है। तो बिल्कुल ऐसी कोई भी बात नहीं करता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, वह विभिन्न स्रोतों से है ना, अलग अलग स्रोतों से है ना, पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या विसर्जन के मानक को निर्धारित करते हैं। बिल्कुल है ना, वेरियस इसमें स्टैंडर्ड को लिया जाता है
तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए 59 पे देखते हैं क्या पूछा गया। 59 में क्या पूछा कि भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम है ना 2016 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही है। तो इन नियमों में अपशिष्ट भराव स्थलों तथा अपशिष्ट प्रसंस्करण का मतलब क्या होता है, प्रोसेसिंग सुविधाओं के लिए सटीक और ब्यौरावार मानदंड वर्णित है। बिल्कुल सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए 60 नंबर पे देखते हैं क्या पूछता है। सेवा क्षेत्र 60 नंबर पे क्या है, औद्योगिक रोजगार है ना, इंडस्ट्रियल है ना, जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं, रोजगार होते हैं, केंद्रीय संशोधन नियम 2018 के अनुसार है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट है क्या, यदि नियत यानी फिक्स, नियत का मतलब यहाँ होता है फिक्स अवधि रोजगार के लिए नियमों की है ना क्रियान्वित किया जाता है, यानी इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, तो फर्म कंपनियों के लिए कामगारों की छटनी करनी अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। तो बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है क्या है, अस्थायी कामगार यानी टेम्पोररी कामगारों के बारे में बात कर रहा है, मामलों में रोजगार समाप्त करने के लिए कोई नोटिस देना आवश्यक नहीं है। तो बिल्कुल सही है। 1 and 2 इज द राइट आंसर। 61 पे देखते हैं क्या पूछा। सेवा क्षेत्र है ना, सर्विस सेक्टर उपागम अप्रोच किसके कार्य क्षेत्र के अधीन कार्यरत है। तो कि किसके अधीन है ये, अग्रणी बैंक योजना लीड बैंक स्कीम के तहत है। बी इज द राइट आंसर। 62 पे देखते हैं क्या पूछा है। भारत में गौण खनिज के प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इस देश में विद्यमान विधि के अनुसार रेत एक क्या है, गौण खनिज है, यानी बालू के बारे में बात कर रहा है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, गौण खनिजों के खनन के पट्टे प्रदान करने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है। तो बिल्कुल राज्य सरकारों के पास नहीं है, तो गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट कहाँ पे है ये, 62 पे। थर्ड स्टेटमेंट है क्या है, गौण खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है। तो बिल्कुल सही है। 1 and 3 कहाँ पे, ए इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पे क्या सेकंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग हो गया, अगर आप देखें इसमें क्या पूछा था कि राज्य सरकारों के पास शक्ति है, फिर क्या पूछा है, किंतु गौण खनिजों के प्रदान करने यानी प्रोवाइड कराने के संबंधित नियम बनाने के बारे में शक्तियाँ किसके पास है, केंद्र सरकार के पास। फिर लेकिन वही सेकंड स्टेटमेंट थर्ड में दे दिया कि राज्य सरकार के पास क्या है, बनाने की शक्ति है। तो आप थर्ड तीनों स्टेटमेंट अगर पढ़ते इसका आंसर आराम से मिल जाता, तो एलिमिनेट हो जाता, क्योंकि दूसरा का एक्सप्लेनेशन थर्ड में दिया हुआ था। आइए 63 पे देखते हैं क्या पूछा है। कौन सा कथन सही पूछा है, भारत का अधिकांश विदेशी ऋण सरकारी तत्वों के ऋणी होने के द्वारा होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट कितने नंबर का है, 63 नंबर का है। सेकंड स्टेटमेंट है क्या, भारत का सारा विदेशी ऋण यूएस डॉलर के मूल्य वर्ग में है। तो सारा पूछा है, तो ये भी गलत है स्टेटमेंट, और वहां पे अधिकांश वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, तो वो भी रॉन्ग हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। 64 तो भी देखते हैं, भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में यानी कॉमर्शियल बैंक के बारे में बात कर रहा है, को क्या शामिल नहीं होता है, इसमें पूछा है। तो बिल्कुल अग्रिम होता है, निवेश होता है, मांग तथा डिमांड और अल्प सूचना मुद्रा मनी एंड कॉल एंड शॉर्ट नोटिस भी होता है, क्या नहीं होता, जमा नहीं होता है। 65 पे देखते हैं क्या पूछा, भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट है ना, मनी क्राइसिस के बारे में पूछा है, कुछ जोखिम करने के लिए में से किन कारकों का इस्तेमाल होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, भारत के आईटी सेक्टर के विदेशी मुद्रा अर्जन का, बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सरकारी व्यय को भरने का, बिल्कुल ये नहीं होगा। विदेशस्थ भारतीयों द्वारा भेजे गए धन, रेमिटेंसेस की बात कर रहा है। 1 and 3 बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं 66 नंबर पे क्या पूछा गया। निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो, या उसे हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो। यानी सरकारी आयोग के बारे में पूछा गया था। सरकारी आयोग ये सिफारिश की थी है ना रिफॉर्म के लिए। क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो डेट दिया हुआ है इसको आप है ना कहीं एक जगह है ना नोटिस कर लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि क्रम अगर दे दिया कि पहला प्रशासनिक आयोग आयोग राजमन्नार समिति है ना, इसका क्रम दे दिया पूछने के लिए, तो आप उसको
सही से, है ना, सेट कर सकते हैं पेयर बाय। 67 पे देखते हैं क्या पूछा है। पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं, इनमें से क्या क्या जारी किया जाता है? तो क्या होगा? सहभागिता पत्र होगा, पार्टिसिपेटरी नोट। डी इज द राइट आंसर। 68 पे देखते हैं क्या पूछा है। विधि के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण राष्ट्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर होता है। ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 2016 पूछा है ना, तो ये सहभागिता मैंडेटरी नहीं है। क्या हो जाएगा? इज द राइट आंसर हो जाएगा। 69 पे देखते हैं क्या पूछा है। भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनः परीक्षण में से कौन करता है? संसद द्वारा गठित तदर्थ समिति, एडहॉक कमेटी, बिल्कुल सही। संसदीय विभाग संबंधित अस्थायी समिति, बिल्कुल। वित्त आयोग, वित्त आयोग का काम तो कुछ और है ना, टैक्सेशन का है ना, सेंट्रल और स्टेट के बीच डिस्ट्रीब्यूशन उसका काम है। वित्तीय क्षेत्र भूमि सुधार आयोग का भी ये काम नहीं है। नीति आयोग है ना, ये तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 1 और 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर पे देखते हैं क्या पूछा है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? तो यह सही पूछा है। आइए फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में, है ना, निश्चयात्मक जोर दिया गया था, बिल्कुल दिया गया था। हैवी वेट इंडस्ट्री का, है ना, मानव मॉडल को लागू किया गया था। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण, है ना, यानी संपत्ति का क्या सेंट्रलाइजेशन हो रहा था, तो पूर्व प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य को अपनाया गया था। सेकंड भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार वित्तीय क्षेत्र को योजना को अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया था, है ना, पहली बार वित्तीय क्षेत्र को, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। 1 और 2 इज द राइट आंसर, है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 71 पे क्या पूछा गया है। एशियाई आधारिक संरचना निवेश बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एआईबी के बारे में पूछा है। तो क्या कौन सा कथन सही है पूछा है। एआईबी के 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र हैं, तो बिल्कुल ये सही है, मतलब एक ही आंसर सही है। सेकंड क्या है, एआईबी भारत का सबसे बड़ा शेयर धारक है, तो बिल्कुल नहीं, चाइना है। एआईबी में एशिया से बाहर कोई सदस्य नहीं है। एशिया से बाहर पैसिफिक ओशन का भी कंट्री है ना, तो बहुत सारे देश, अफ्रीका के भी कंट्री है इसमें, है ना, तो गलत हो जाएगा। 72 आइए देखते हैं क्या पूछा। हाल ही में भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर ऋणदाता करार, इंटर क्रेडिटियर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने का क्या उद्देश्य था? तो डी आंसर इसका हो जाएगा 50 करोड़ या अधिक की दबावयुक्त परिसंपत्ति, यानी स्ट्रेस एसेट का जो सहसंग उधारी है के अंतर्गत अधिक तेजी से समाधान करने का लक्ष्य रखना इसका रखा था। डी इज द राइट आंसर है। 73 पे ये उस समय का न्यूज का दिया गया है, 2019 का। सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों की अध्यक्षों का अध्यक्ष जो चेयरमैन है, इसका चयन कौन करता है, ये पूछा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 73 में, है ना, तो कौन करता है? बैंक बोर्ड ब्यूरो करता है, ना कि आरबीआई को करता है। आप कभी देखें किसी बैंक का अध्यक्ष का चेयरमैन कौन करता है ना, आरबीआई करता है। ऐसा आरबीआई का काम नहीं है। 74 में देखते हैं कोई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, है ना, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम नियामक निकाय है। प्रथम पूछ लिया तो प्रथम नियम नहीं है। पीएनजीआरबी एक कार्य गैस के लिए प्रतियोगी बाजारों में को सुनिश्चित करता है, बिल्कुल कंपटीशन मार्केट को क्या करता है ना, सुनिश्चित करता है, तो सही है। पीएनजीआरबी के निर्णयों के विरुद्ध अपील विद्युत अपील अधिकरण या ट्रिब्यूनल के समक्ष की जाती है, तो बिल्कुल ये ट्रिब्यूनल के पहले समक्ष की जाती है। क्या हो जाए 2 and 3 बी इज द राइट आंसर। 75 में देखते हैं क्या पूछा गया है। संचार प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन के बीच क्या अंतर है? तो 75 में पूछा गया है। तो ये 3G की बात कर रहा है और ये अनुल तकनीक के बारे में कर रहा है, वॉइस के बारे में, तो गलत हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। 76 पे देखते हैं क्या पूछा गया है। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के संबंध में किन कथनों में से कौन सा कथन सही है?
2 बच्चों वाली महिलाओं को न्यूनीकृत हक मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड स्टेटमेंट ए राइट हो जाएगा। प्रतिदिन कम से कम 6 बार, ये गलत हो जाएगा। गर्भवती महिला प्रसव पूर्व 3 महीने और प्रसवोत्तर 3 महीने के लिए, बिल्कुल पहले तो कैसे हो जाएगा? थर्ड आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, सही पूछा है। 77 पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के उप सूचकांक नहीं है? पूछा है। इससे पहले 2013 का पेपर देखे हैं तो उसमें क्या पूछा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन जारी करता है ना? कौन जारी करता है आपको बताना है ना? वर्ल्ड बैंक जारी करता है, आपको याद होना चाहिए। आपको बताना है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है ना, आपको बताना है। 77 पे देखते हैं क्या हो जाएगा इसका आंसर? कानून और व्यवस्था बनाए रखना इसका काम है ना, नहीं है पूछा है तो इसका आंसर यही हो जाएगा। हालांकि ये एमएसएमई का काम है ना, एमएसएमई सेक्टर से संबंधित हो जाएगा। करों का भुगतान करना आंसर सही होगा, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं पूछा है तो ए राइट हो जाएगा। कानून व्यवस्था बनाए रखना, हालांकि गवर्नेंस के टॉपिक से सवाल दे दिया गया है। 78 पे देखते हैं क्या पूछा है। भारत में निम्नलिखित में से किसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विस्तारवादी उत्पादक दायित्व आरंभ किया गया है? तो क्या हो जाएगा? ई अपशिष्ट प्रबंधन हस्तांतरण नियम 2011 इज द राइट आंसर। 79 पे देखते हैं, भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान किए गए बोनस के साथ साथ और क्या शामिल है? तो क्या हो जाएगा? प्रापण, प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत हो जाएगा, सी द राइट आंसर। 18 नंबर पे देखते हैं क्या पूछा है। किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उस देश के सामाजिक पूंजी यानी सोशल कैपिटल के भाग के रूप में समझा जाएगा, है ना? तो क्या हो जाएगा? समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर जितना बढ़ेगा उसको क्या बोलते हैं? सोशल कैपिटल। डी इज द राइट आंसर। हालांकि इंडियन सोसाइटी में ये चीजें को इन चीजों का अभाव बहुत ज्यादा है। एक देखते हैं 82 पे, 81 पे, हाँ 81 पे क्या पूछा गया है? भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय को आधिकारिकता नहीं होगी। तो बिल्कुल किसी भी उच्च न्यायालय को पूछा है, आधिकारिकता नहीं होगी तो गलत हो जाएगा, है ना? हालांकि होता है। भारत के संविधान में किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता। संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठा, किसी भी संशोधन के थ्रू थोड़ी हो। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगर मौलिक अधिकार है या भारत के संविधान का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आधारभूत संरचना में किसी भी तरह का संशोधन नहीं कर सकता था। ये इसमें सभी दे दिया था तो डी द राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी सही नहीं है ना। अब स्टेटमेंट को सही से पढ़िए, है ना, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है ना, तो वो उस तरह से निकाला जाता है इसका आंसर। 82 पे देखते हैं क्या पूछा है। इकोनॉमिक्स का सवाल है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि क्रय शक्ति क्षमता यानी ट्रिपल पी के बारे में पूछा है। परचेसिंग पावर पैरिटी, विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों में एक समान वस्तु और सेवाओं के मूल्यों की तुलना में कर दी जाती है। बिल्कुल, जब IMF को पढ़ते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, उसमें बहुत सारे कुछ प्रकार के गुड्स में क्या होते हैं? बास्केट्स होते हैं। उस बास्केट के थ्रू परचेसिंग पावर पैरिटी को मापा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट में क्या है पूछा है? ट्रिपल पी है ना, परचेसिंग पावर पैरिटी डॉलर के संदर्भ में भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? बिल्कुल नहीं। अगर बात करें तो कौन है? भारत तीसरे नंबर पे, छठी नहीं तीसरा नंबर पे है परचेसिंग पावर पैरिटी। दूसरा गलत हो गया, इज द राइट आंसर हो जाएगा। IIT 3 पे देखते हैं क्या है ना। भारत के पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले 5 वर्षों के बारे में पूछा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है, यानी सबसे ज्यादा धान की खेती होती है जितना बुआई का क्षेत्र है। तो बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या पूछा है? सेकंड स्टेप, ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। तो बिल्कुल नहीं। हालांकि 2023 को है ना मिलेट्स ईयर माना गया है ना, ज्वार की खेती को माना गया, जो मोटे अनाज होते हैं, उसको घोषित किया गया था 2023 को, है ना। थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है। तो क्या हो जाएगा? थर्ड स्टेटमेंट सही हो जाएगा। हालांकि ये 2019 के अनुसार ही सही होगा, अभी के टाइम में सही स्टेटमेंट नहीं होगा।
फोर्थ नंबर पे क्या है, गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र निरंतर घटा है। निरंतर पूछ रहा है, कंटिन्यू, ऐसे शब्द अगर कहीं मिले आपको तो उसको एलिमिनेट कीजिए। 4 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और 4 को एलिमिनेट करते हैं, देखिए, है ना, बी सी डी सब एलिमिनेट हो गया, बचा क्या, ए इज द राइट आंसर। इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन टेक्निक, है ना। और आप कितना किसी चीज को समझ रहे हैं ना, ये चीज बहुत डिपेंड करती है। IIT फोर्थ पे देखते हैं क्या है। भारत द्वारा आयातित, यानी जिस चीज, कोई भी चीज हम मंगाते हैं विदेश से, है ना, दो चीज होता है, एक्सपोर्ट, एक इम्पोर्ट, है ना। हम अगर कोई चीज को अगर यहाँ से भेजते हैं, भारत से अगर अमेरिका मान लीजिए, तो एक्सपोर्ट हो गया। और अमेरिका से कोई वस्तु अगर भारत में चला है तो वो इम्पोर्ट हो गया, है ना। जैसे हम क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल मंगाते हैं ना, जो गल्फ कंट्री से हम तेल मंगाते हैं तो क्या है, आयात करते हैं। भारत द्वारा आयातित कृषि जिनसों में पिछले 5 वर्षों में निम्नलिखित में से किस एक मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात रहा है। किस पर सबसे ज्यादा आयात किया हम लोगों ने, इम्पोर्ट किए हैं। तो वनस्पति तेल का सबसे ज्यादा हम लोगों ने मंगाया है, आयात किया है। IIT 5 पे पूछते हैं क्या है, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में, है ना, राज्य व्यवस्था यहाँ पूछा है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन पूछा है। इंडियन पॉलिटी और क्या कहते हैं, संविधान में बहुत सारे डिफरेंसेस आपको बता देते हैं। अगर इंडियन पॉलिटी की बात करें, राज्य व्यवस्था की बात करें, तो क्या अंतर है, जब पार्लियामेंट्री में किसी तरह के कानून बनते हैं, रूल बनते हैं, लॉ बनते हैं, तो उसको वो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आता है ना। जो भी हम डेमोक्रेसी, जैसे भारत में डेमोक्रेसी का रूल लागू है, हम राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ते हैं ना। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो बहुत सारे आर्टिकल को पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट है, DPSP है ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पढ़ते हैं, तो वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे दिया हुआ है, दोनों में यही अंतर है। देखिए, राज्य व्यवस्था के बारे में दिया है, निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे। 85 में तो क्या होगा, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर, क्या कहता है, खुद को, है ना, विकसित करने का अवसर, है ना, इसीलिए तो दिया है फंडामेंटल राइट, है ना। राज्य की शक्ति को सीमित करता है। IIT 6 पे देखते हैं क्या पूछा है, भारतीय रुपये की गिरावट रोकने के निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाने वाले सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है। यही बस, इसीलिए बार बार इसको क्यों पढ़ा जा रहा है, यहाँ ध्यान देना है कि क्या नहीं पूछा, हाँ पूछा या नहीं पूछा है। तो क्या होगा, एक प्रसारणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना। देखिए, प्रसारणशील पूछा है, मौद्रिक क्योंकि नहीं पूछा है, तो डी इसका आंसर राइट हो जाएगा, है ना। 87 पे देखते हैं क्या पूछा है, 87 पे क्या पूछा है कि भुगतान प्रणाली के आंकड़ों के भंडार, स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का हाल के निर्देश, जिसे प्रचलित रूप में डेटा डिक्यूट के रूप में जाना जाता है, भुगतान प्रणाली प्रदाताओं को समादेशिता करता है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या है, यह वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित समग्र आंकड़े एक प्रणाली के अंतर्गत केवल भारत में भंडारित किए जाते हैं। बिल्कुल, आरबीआई अगर किसी तरह का कोई भी अगर लाता है ना, पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंटेशन करना है तो भारत के अंदर में ही होगा, ना कि कोई भी देश में इस लॉ को लागू होगा। लोगों क्यों नहीं होगा, क्योंकि सबका अपना अलग अलग देश का क्या है, सोवरेनिटी है। स्टेटमेंट है राइट, है ना। यहाँ इसलिए एलिमिनेट नहीं कर देना कि केवल है, क्योंकि यहाँ पढ़ना भी है ना, इसको समझना भी है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ये वे यह सुनिश्चित करेंगे कि इन प्रणालियों का स्वामित्व और संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ही करें। क्यों पब्लिक सेक्टर का क्यों करेगा, यहाँ निजी क्षेत्र भी कर सकता है, ऐसा कोई भी बात नहीं। हमारे बहुत सारे है ना प्राइवेट सेक्टर के बैंक है ना। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, वे कैलेंडर वर्ष की समाप्ति तक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की समेकित प्रणाली लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। बिल्कुल, CAG का यहाँ कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, है ना, RBI के थ्रू इस तरह का, है ना। तो ये भी गलत हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, हाँ, सही पूछा है। IIT 8 पे देखिए क्या पूछा है, 88 नंबर पे, निम्नलिखित में से किसने अपने नागरिकों के लिए दत्त संरक्षण, डेटा प्रोटेक्शन, है ना, और प्राइवेसी के लिए सामान्य दत्त संरक्षण विनियम, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन नामक एक कानून अप्रैल 2016 में अपनाया और उसका 25 मई 2018 से इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया है। अब बताइए, कानून कब बना है, 2016 में, है ना, और अपनाया कब गया है, 2018 में। ऐसे भी रूल होते हैं ना। तो आपका बताना है ये आर्टिकल 21 या 22 में किस तरह का ये रूल इस तरह लागू होता है ना। IIT 2 में इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूरोपियन यूनियन हो जाएगा, है ना, यूरोपीय संघ हो जाएगा। IIT 9 पे देखते हैं क्या पूछा है, हाल ही में भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ नाभिकीय क्षेत्र में, है ना,
यानी न्यूक्लियर एरियाज में सहयोग क्षेत्र के प्राथमिकीकरण और क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना नामक सौदे पर हस्ताक्षर किया है 89 पे। और 89 की बात करें किसके साथ किया है, तो रशिया के साथ किया, रूस के साथ, है ना। आइए 90 नंबर पे देखते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक यानी मनी मल्टीप्लायर के बारे में पूछा है। निम्नलिखित में से किस एक के साथ बढ़ता है, तो क्या होगा, जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, है ना। इसका क्या पूछ लिया है, बढ़ता है ना, क्योंकि सब स्टेटमेंट इसका है ना अपोजिट दिया हुआ है, इसीलिए वो आंसर राइट हो जाएगा, है ना। आइए 90 नंबर पे देखते हैं क्या पूछा 91 पे, है ना। 91 पे क्या है, मनोरंजन हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संवर्धित वास्तविकता, है ना, में एक छद्म वातावरण सृजित होता है, तो सही है। फिर ये वर्चुअली वाला है, बिल्कुल सही है, उसके 1 और 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए 92 देखते हैं। शब्द डेनिस ओवन कभी कभी समाचारों में के माध्यमों के संदर्भ में आता है, यानी किसके लिए ये शब्द यूज किया जाता है, 92 में पूछा गया। किसके लिए यूज किया जाता है, एक आदि मानव जनजाति के बारे में यूज किया जाता है इस शब्द। आइए 93 पे देखते हैं क्या है। 93 पे अगर हम बात करें तो देखते हैं क्या पूछा गया है। विज्ञान में हुए अभिनव विकास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं पूछा है, नहीं बताना है। तो विभिन्न जातियों की कोशिकाओं से लिए गए डीएनए के खंडों में को जोड़कर प्रक्रियात्मक गुणसूत्र, है ना, क्यों गलत बताना है, तो यही आंसर गलत है इसका, है ना, ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए 94 में देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की इलेक्ट्रॉनिक पद्धति और सुनिश्चित करता है कि मूल अंश अपरिवर्तित है, तो थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, है ना 94 पे। आइए देखते हैं 95 में क्या पूछा गया, है ना। परिधीय प्रौद्योगिकी वीअरेबल टेक्नोलॉजी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, तो देखते हैं क्या पूछा गया है। तो इसमें क्या पूछा है, किसी व्यक्ति का व्यवस्थान लोकेशन निर्धारण, बिल्कुल। किसी व्यक्ति का निद्रा मॉनिटर, श्रवण दोष युक्त व्यक्ति की सहायता, डी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 96 पे क्या पूछा गया है, आरएनए अंतरिक्षण प्रौद्योगिकी ने पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रियता हासिल की है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, यह जीन अनविभक्तीकरण जीन साइलेंसिंग के बारे में पूछा है, तो स्टेटमेंट सही है। सेकंड भी सही है। थर्ड इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थर्ड अगर एलिमिनेट कीजिए, यहाँ भी एलिमिनेट हो गया। 1 2 4 इज द राइट आंसर। आई 97 में देखते क्या है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होलों के विलय का परीक्षण किया है। इस परीक्षण का क्या महत्व है, तो आपको बताना क्या महत्व है इसका, गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ है, बी इज द राइट आंसर। ये 98 पे देखते हैं क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन से भारत में सूक्ष्म जैविक रोग जनित बहु औषधि प्रतिरोध होने का कारण है, तो क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट, रोगों के उपचार के लिए प्रतिजैविकों की गलत खुराक लेना, बिल्कुल। थर्ड स्टेटमेंट भी इसका सही है। पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का इस्तेमाल करना, तो क्या हो जाएगा, सही पूछा है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये 99 पे देखते हैं। प्रेस समाचारों में आने वाला केस 9 प्रोटीन क्या है, 99 पे पूछा है, तो क्या हो जाएगा, लक्ष्य साधित जीन संपादन में प्रयुक्त आणविक कैची, टारगेट जीन एडिटिंग है, ये इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं 100 में क्या पूछा गया, कौन सा सही नहीं पूछा, यही ध्यान देना है। तो बी यकृत शुद्ध का मतलब लीवर के बारे में बता रहा है। सी का टीका होता है, जबकि यकृत बी कोई टीका नहीं होता है, तो बी क्या हो जाएगा, गलत पूछा है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। तो 2019 का है ना PYQ था एनालिसिस, है ना, GS पार्ट 1 का, है ना। अब मिलेंगे अगला नेक्स्ट वीडियो में 2020 के वीडियो के साथ, है ना। अगर कहीं भी किसी तरह का अगर दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए एंजॉय कीजिए।